नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत ने बोलीविया की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्षमता बढ़ाने के लिए 8 मीट्रिक टन जीवन रक्षक और आवश्यक दवाएं भेजी। भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधी ओईडी अभ्यास आज कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। चीन के पूर्वी तट पर तूफान डॉल्फिन के कारण तेज बारिश और हवाएं चल रही हैं। बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुग पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। भारत ने बोलीविया की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्षमता बढ़ाने के लिए जीवन रक्षक और आवश्यक दवाओं की 8 मीट्रिक टन खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत एकजुटता और साझा प्रगति के माध्यम से सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर है। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधी ईओडी अभ्यास 2026 आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच अंतर संचालनीयता बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को सशक्त बनाना है। 5 दिन के इस अभ्यास में विषय विशेषज्ञ विनिमय, क्रॉस प्रशिक्षण, उपकरणों के प्रदर्शन तथा स्थिति आधारित व्यावहारिक अभ्यास शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना 2005 के बाद संयुक्त रूप से साल्वेज और ईओडी अभ्यास आयोजित कर रही हैं। इन दोनों नौसेनाओं का ये विशिष्ट द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास का 8वां संस्करण है। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन आज से शुरू होने वाली 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मॉरिशस जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा भारत द्वारा मॉरिशस के साथ द्विपक्षीय समुद्री सहयोग और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। यात्रा के दौरान वे मॉरिशस सरकार के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करेंगे और समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, क्षमता निर्माण और सैन्य सहयोग जैसे पारस्परिक हित के मामलों पर चर्चा करेंगे। अमेरिकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि अमेरिकी नौसेना बलों ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी नाकाबंदी लागू करने के प्रयासों के अंतर्गत 55 वाणिज्यिक जहाजों का मार्ग बदल दिया है। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 20 से अधिक अमेरिकी युद्धपोत सैन्य अभियानों में सहायता के लिए पश्चिम एशिया में तैनात हैं। इनमें नाकाबंदी को लागू करना भी शामिल है। सेंटकॉम के अनुसार 9 अगस्त तक अमेरिकी बलों ने 55 वाणिज्यिक जहाजों का मार्ग बदल दिया, 2 को निष्क्रिय कर दिया और 2 अन्य जहाजों पर चढ़कर अनुपालन सुनिश्चित किया। ये ताज़ा जानकारी पहले की इसी तरह की समुद्री कार्रवाई की रिपोर्टों के बाद आई है। सेंटकॉम ने बताया कि मानवीय सहायता ले जा रहे 30 से अधिक जहाजों को नाकेबंदी से गुजरने की अनुमति दी गई है। समाचार कक्ष से विश्व दर्पण के लिए मैं मुकेश कुमार बल। ईरान की संसद ने होर्मुज जलडमरू मध्य और खाड़ी की सुरक्षा और सतत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक कार्य योजना की रूपरेखा को मंजूरी दी है। समिति के प्रवक्ता हसन खशकवी ने हवाले से ईरान के स्थानीय मीडिया ने बताया कि इस योजना पर संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति में चर्चा हुई और इसे मंजूरी दे दी गई। इस विधेयक को 13 जुलाई को संसद में औपचारिक रूप से पेश किया गया। इस बीच ईरान और ओमान होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए नए मार्ग के निर्धारण को लेकर बातचीत कर रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के पूर्व प्रमुख मोहसिन रेजाई को देश की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। उन्होंने मोहम्मद बाकिर जोलगद्र की जगह ली है। ये पद पहले अली लारीजानी के पास था, जिनकी मार्च में अमेरिका इजराइल के हमलों में हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद मोहम्मद बाकिर जुल्कद्र इस पद पर थे।
रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसनुलिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित 2 रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार श्री खुसनुलिन ने कहा कि भारत तक पहुंच प्रदान करने के लिए तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाले रेल मार्गों का पता लगाया जा सकता है। ये प्रस्ताव पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच आया है, जिसमें होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर होने जाने वाले जहाजरानी यातायात को बाधित कर दिया गया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल X@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। चीन में शक्तिशाली चक्रवात डॉल्फिन देश के पूर्वी तट पर पहुंच गया है। इसके चलते भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। साथ ही बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी भी जारी की गई है। एक रिपोर्ट। चीन के मौसम विभाग के अनुसार तूफान ने झेजियांग प्रांत के यूहुआ के पास दस्तक दी, जिसके केंद्र के पास हवा की अधिकतम गति 151 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कम से कम 30,300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि शंघाई में लगभग 1,500 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। चीन पहुंचने से पहले डॉल्फिन तूफान जापान के दक्षिणी ओकिनावा प्रांत से गुजरा, जहां 6 लोग घायल हो गए और 50,000 से अधिक इमारतों की बिजली गुल हो गई। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम में बदलाव, जिनमें अधिक शक्तिशाली तूफान भी शामिल हैं, ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत। पाकिस्तान में दक्षिणी वजीरिस्तान के जार मिलान इलाके में हथियारबंद हमलावरों ने 2 बुजुर्ग आदिवासी नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी। पीड़ित गाड़ी से जा रहे थे, तभी डारोजांडा में अज्ञात बंदूकधारियों ने उन पर गोलियां चलाईं। दोनों आदिवासी नेताओं को कई गोलियां लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। गोलीबारी के तुरंत बाद हमलावर मौके से भागने में कामयाब रहे। शिकागो में हुई कई गोलीबारी की घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रविवार को 8 गोलीबारी की घटनाएं हुई। इनमें से 3 लोगों की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 285 किलोग्राम का भार उठाया। वियतनाम के हुआंग थाच ने 291 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। FIBA अंडर 18 एशिया बास्केटबॉल कप का आयोजन अहमदाबाद में 13 से 23 अगस्त तक किया जाएगा। भारतीय टीम का सामना ग्रुप चरण में कोरिया, जापान और कजाकिस्तान से होगा। भारत 14 अगस्त को जापान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। टूर्नामेंट का फाइनल 23 अगस्त को अहमदाबाद में खेला जाएगा। मुंबई की सोमैया विद्या विहार यूनिवर्सिटी में खेले गए FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वाश चैंपियनशिप 2026 के टीम इवेंट फाइनल में भारत और हांगकांग चाइना के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा, लेकिन गेम के बेहतर अंतर के आधार पर भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। अमेरिका के यूजीन में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। बसंत कुमार मेघवाल और शाहनवाज खान चैंपियनशिप में हाई जंप और लॉन्ग जंप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। मौजूदा एशियाई अंडर 20 चैंपियनशिप बसंत कुमार मेघवाल ने 2.21 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाकर पुरुषों की हाई जंप में रजत पदक अपने नाम किया। इन 2 पदकों के साथ चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या 3 हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने बोलीविया की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्षमता बढ़ाने के लिए 8 मीट्रिक टन जीवन रक्षक और आवश्यक दवाएं भेजी। भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधी अभ्यास आज कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। चीन के पूर्वी तट पर तूफान डॉल्फिन के कारण तेज बारिश और हवाएं चल रही हैं। बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।